नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट अपर प्राइमरी कक्षा 6, 7, 8 एनसीईआरटी बेस्ड सामाजिक अध्ययन के डेली हम आपको 20 प्रश्न करा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था हमारा पार्ट नंबर 46 जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 47 और ये वीडियो हम देखते हैं डेली दोपहर 3 बजे, तो आप लाइव आकर भी ये वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न से। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके उत्तर की। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था कि जगन्नाथ मंदिर निम्नलिखित में से कहाँ जो है वो स्थित है। 4 ऑप्शन थे, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या उड़ीसा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और ज़्यादा इस यदि डिटेल में यहाँ पर पूछा जाता है तो ये भी पूछ जाता है कि जगन्नाथ मंदिर जो है वो किस धर्म को समर्पित है। तो आपका हिंदू धर्म को समर्पित है। ये एक आपका हिंदू मंदिर है जो कि भगवान जगन्नाथ जो है उनको कह सकते हैं समर्पित है। स्थित कहाँ है? तो जो उड़ीसा राज्य है इसके तटवर्ती जो शहर है जिसका नाम है पुरी, इसमें जो है ये स्थित है। इसके अलावा जो जगन्नाथ यहाँ पर सब देख पा रहे हैं इसका भी अपना एक अर्थ होता है। इसका अर्थ होता है जगत के स्वामी, तो उसी के नाम पर यहाँ पर जो है वो नाम पड़ा है। और इनकी जो नगरी है उसी को जगन्नाथ नगरी या जगन्नाथपुरी या केवल और केवल पुरी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और जो ये मंदिर है इसको जो हिंदुओं के 4 धाम हैं उनमें से भी एक गिना जाता है। अब यहाँ पर मैंने 4 धाम की बात की, तो ये तो आपका एक हो गया जगन्नाथपुरी। तो इसके अलावा कौन कौन से हैं? तो एक आपका होता है बद्रीनाथ, एक होता है आपका द्वारका, तीसरे नंबर पे आपका आ जाएगा रामेश्वरम और चौथा तो आपका जगन्नाथ मंदिर है ही। तो ये 4 आपके इसी में जो है वो आ जाते हैं। चलिए आप शुरू करते हैं इस वीडियो के प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका कि सैंधव निवासियों का प्रिय पशु निम्नलिखित में से कौन सा था। 4 ऑप्शन है, आपको चाटना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। कुत्ता, सांड, घोड़ा या ऊंट। चलिए बात करते हैं उत्तर की, एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सांड जो है ये सही हो जाएगा। तो सैंधव जो निवासी हैं उनकी बात करें या सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं उनकी बात करें तो जो कुबड़ वाला सांड होता था उसको विशेष रूप से ये लोग जो है वो पूजनीय जो है वो मानते थे। और ये भी माना जाता है कि वृक्ष पूजा, शिव पूजा, इन सभी का भी प्रचलन उस समय था जिसके जो साक्ष्य हैं वो जो है वो बाद में मिले थे। देखते हैं अपना अगला प्रश्न दूसरा कि चारुपल्लम गांव जिसे झुके हुए गांव के रूप में जाना जाता है किस मंदिर के पास स्थित है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आपका यहाँ पर है खजुराहो के कंदरिया महादेव, दूसरा कह रहा है गुजरात के बनासकांठा जिले के अंबाजी मंदिर, तीसरा कह रहा है जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में जो कि है, और चौथा कह रहा है राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर। तो आपको बताना है कि चारुपल्लम गांव जिसे झुके हुए गांव के रूप में भी जाना जाता है किस मंदिर के पास जो है वो स्थित है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि राजराजेश्वर मंदिर तंजावुर ये जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो जो चारुपल्लम गांव है वो तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर के पास स्थित है और इसी गांव को झुका हुआ गांव या झुका हुआ ग्राम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आपका प्रश्न में देखिए यहाँ पर पूछा भी गया था। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न तीसरा कि किस क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सहयोग जो है वो दिया था। बटुकेश्वर दत्त ने, रास बिहारी बोस ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने या सूर्यसेन ने। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी रास बिहारी बोस जो है वो सही हो जाएगा। रास बिहारी बोस जो है इन्होंने हेल्प की थी। जो इंडियन नेशनल आर्मी है इसी को हिंदी में हम आज़ाद हिंद फौज के नाम से जो है वो जानते हैं। तो आज़ाद हिंद फौज जो है उसके गठन में सुभाष चंद्र बोस की जो हेल्प की थी वो रास बिहारी बोस ने तो की ही थी। उसके साथ साथ कैप्टन मोहन सिंह का नाम देखने को मिलता है, निरंजन सिंह गिल, इन सभी ने महत्वपूर्ण भूमिका जो है इनके गठन में जो है वो निभाई थी। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न चौथा। प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। यूरेनस, शनि, नेपच्यून या पृथ्वी। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा।
चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यूरेनस सही हो जाएगा। तो यूरेनस जो है इसे ये हरे रंग का दिखाई देता है क्योंकि जो इसका वातावरण होता है उसमें मीथेन गैस जो है वो उपस्थित रहती है, इसीलिए जो है ये हरा रंग का दिखाई देता है। इससे संबंधित एक ट्रिक भी होती है जो कि सभी ग्रह उनकी जो विशेषताएं हैं उनको आप याद कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं बता भी देता हूँ। छोटी सी लाइन होती है। लाइन क्या है? हम हैं नीले, पति हैं पीले, शुक्र बहन चमकीली, ये आपकी एक लाइन है। हम हैं नीले, पति हैं पीले, शुक्र बहन चमकीली हैं, इस टाइप से अब 102 बार बोलेंगे तो आपकी राइमिंग इसमें आ जाएगी। और दूसरी लाइन इसी की क्या है? शनि है काला, लाल है मंगल। शनि है काला, लाल है मंगल और अरुण पर हरियाली है। अरुण पर हरियाली है। तो ये आपकी छोटी सी ट्रिक है। एक बार मैं पहले रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर क्या लिखा है? हम हैं नीले, पति हैं पीले, शुक्र बहन चमकीली है, शनि है काला, लाल है मंगल और अरुण पर हरियाली है। इसे आप 102 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। आप देखिए इसमें क्या क्या सारी चीजें ट्रिक हैं। नीला, हम है नीले, हम मतलब पृथ्वी, हमारी पृथ्वी है। नीले हैं, नीली किस कारण है? इसको नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि जल की अधिकता है, तो जल के कारण इसे आप नीला कहते हैं। आगे है पति है पीले, पति से क्या आप याद रखेंगे? पति से आप याद रखेंगे बृहस्पति। तो बृहस्पति पीला रंग का होता है, इसकी विशेषता है। तो पीला क्यों होता है? तो SO2 के कारण जो है वो होता है। किसके कारण होता है? SO2 के कारण। आगे लाइन कह रही है शुक्र बहन चमकीली है। तो शुक्र ग्रह की बात हो रही है और चमकीला यानी कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। किस कारण है? क्योंकि ये सबसे गर्म ग्रह है। आगे कह रहा है शनि है काला। तो शनि ग्रह जो है आपका काला है। यहाँ से शनि को गोला कर लीजिए। काला है, काला किस कारण है? क्योंकि यहाँ पर N2 की अधिकता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं N2 के कारण ये काला है। आगे कह रहा है लाल है मंगल। तो लाल है मंगल, मंगल मतलब मंगल ग्रह हो जाएगा और लाल है यानी कि उसकी विशेषता है। तो लाल किस लिए है? तो ये आयरन ऑक्साइड के कारण आपका जो है वो मंगल ग्रह लाल है, आयरन ऑक्साइड के कारण। और लास्ट लाइन कह रहा है और अरुण पर हरियाली है। तो अरुण देखिए यही प्रश्न में ही पूछा गया था। अरुण ग्रह और हरियाली है किस कारण है? क्योंकि यहाँ पर मीथेन जो है उसकी अधिकता है। तो ये आप प्रश्न से ही देख चुके हैं। तो ये आपकी छोटी सी ट्रिक है, आप चाहें तो इसे याद कर सकते हैं। ट्रिक पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न, पांचवा। अगला प्रश्न पांचवा कह रहा है कि महाबलीपुरम निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में प्रसिद्ध था? चार ऑप्शन है, पल्लव, चोल, चंदेल या सातवाहन। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी पल्लव जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो महाबलीपुरम है इसका निर्माण किसने करवाया था? ये प्रश्न काफी बार पूछा जाता है। तो नरसिंह वर्मन प्रथम, ये नाम ध्यान रखिएगा। नरसिंह वर्मन प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। प्रारंभ में जो ये शहर था इसको मामल्लपुर के नाम से जाना जाता था। प्रारंभ में इस जो था इसको मामल्लपुर के नाम से जो है वो जाना जाता है, या मामल्लपुरम भी आप कह सकते हैं। और तमिलनाडु का ये जो शहर है वो किस लिए फेमस है? तो यहाँ पर भव्य मंदिर है, स्थापत्य कला है, इन सभी के लिए जो है ये प्रसिद्ध था। प्रश्न में जो पूछा गया था पल्लव वंश से रिलेटेड, तो 7वीं शताब्दी में ये जो ये शहर था ये पल्लव जो राजा थे इनकी राजधानी था। तो ये आपका पल्लव यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देख लेते हैं अपना अगला प्रश्न, छठा, कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की थी? ये सभी प्रश्न आपके
सीटेट के लिहाज से तो इम्पोर्टेंट है ही, परंतु सुपर टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपके आते हैं। 4 ऑप्शन है, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या वी.डी. सावरकर। आपको बताना है कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक जो है वो सही हो जाएगा। सन की भी बात करते हैं तो 28 अप्रैल 1916 को 28 अप्रैल 1916 को पुणे में जो है वो भारतीय होम रूल लीग जो है इसकी स्थापना जो है वो हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है इसकी स्थापना की थी। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न कह रहा है कि मौर्यकालीन इतिहास के बारे में सर्वाधिक जानकारी निम्नलिखित में से किस स्रोत द्वारा मिलती है? शिलालेखों के द्वारा, बौद्ध ग्रंथों के द्वारा, तत्कालीन मुद्राओं के द्वारा या पुरातत्व द्वारा। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है मौर्यकालीन जो इतिहास है उसके बारे में सर्वाधिक जानकारी इनमें से कहाँ से जो है वो मिलती है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, शिलालेख जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो शिलालेख जो है उनसे मिलती है और मुख्य रूप से सर्वाधिक जो जानकारी है वो अशोक के शिलालेख से जो है वो मिलती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, अशोक के शिलालेख जो है इससे जानकारी ज्यादा मिलती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 8वां। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको प्रैक्टिस कराते रहें। अगला प्रश्न 8वां कह रहा है कि भारत की कुल भूमि क्षेत्र का कितने प्रतिशत भाग वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है? 15%, 18%, 20% या 24%। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका 24% नियर बाई सही होगा क्योंकि एग्जैक्ट यहाँ पर तो परसेंटेज दे नहीं रखा है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2000 जो 19 जारी की गई थी उसमें यदि परसेंटेज की बात करें तो देश में जो वन है, वृक्ष है, उससे आच्छादित जो है यानी कि ढका हुआ जो कुल क्षेत्रफल है वो था 24.56%। ये आपकी 2019 की सबसे लेटेस्ट जो है रिपोर्ट उसके अनुसार जो है परसेंटेज है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर बात हुई है वनों की संबंधित, तो इसी रिपोर्ट में जो सर्वाधिक वनावरण परसेंटेज वाले राज्य हैं उसमें सबसे पहले नंबर पे कौन सा राज्य आता है? तो मिजोरम आता है आपका सबसे पहले नंबर पर, जिसमें यदि परसेंटेज की बात करें तो 85.41% जो है ये आपका सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाला राज्य है। यदि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य की बात की जाए, जब क्षेत्रफल की बात की जाए तब आपका मध्य प्रदेश जो है वो सही हो जाएगा, तब आपका एमपी जो है वो हो जाएगा जब सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य की बात जो है वो की जाएगी। और आपको ये भी अवश्य पता होना चाहिए कि जो आपकी भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट है ये कब से जारी हो रही है? तो ये आपकी 1987 से जो है वो प्रत्येक 2 वर्ष पर जारी जो है वो की जाती है, यानी कि 2019 की जारी हुई है, अब 2 साल बाद यानी कि 2021 में जो है वो जारी होगी। तो 2021 तो अभी तक आया नहीं है, इसीलिए मैंने कहा ये जो आंकड़े हैं वो ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 9वां कि बुंदेलखंड में चंदेल शासकों की राजधानी जो है वो कहाँ स्थित थी? कालिंजर, खजुराहो, झांसी, महोबा। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी, महोबा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो चंदेल आपका यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, चंदेल जो शासक हैं, चंदेलों का इलाका है जिसे हम चंदेल राजवंश कहते हैं, ये आपका 9वीं शताब्दी से लेकर के आपका 13वीं शताब्दी के बीच या कह सकते हैं इसके लगभग मध्य जो भारत का बुंदेलखंड है, भारत का बुंदेलखंड, इस जिले के जो महत्वपूर्ण हिस्से थे उस पर जो है वो शासन किया था। स्टार्टिंग में यानी कि इनकी जो पहली राजधानी थी वो जो है वो खजुराहो थी। पहली राजधानी क्या थी? खजुराहो, जो कि आपको ऑप्शन बी में यहाँ पर दे रखा है। तो खजुराहो पहली राजधानी थी पर बाद में इसे बदलकर महोबा जो है कर दिया गया था। और चंदेल शासकों की राजधानी कहाँ पर स्थित थी ये पूछा जाएगा तो आप खजुराहो को प्रेफर ना देके महोबा को जो है वो टिक करेंगे। आपका ऑप्शन डी यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, 10वां कि डैश का एक रूप है जो व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर बल देता है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों में से कौन सा सही होगा। स्पष्ट लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र, उदार लोकतंत्र या वैकल्पिक लोकतंत्र।
बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी उदार लोकतंत्र जो है वो सही हो जाएगा। उदार लोकतंत्र सरकार का एक रूप होता है जिसमें व्यक्तिगत तौर पर उन अधिकारों की रक्षा करता है जो कि कानून में निहित होते हैं, इंप्लीमेंट होते हैं। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 11वां। सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न जो यूनिक होते हैं ये सभी सौरमंडल भी आपका सुपर टेट में जो है वो कोर्स में है, तो वहां भी पूछा जा सकता है। बुध, बृहस्पति, शनि, पृथ्वी, आपको बताना है सबसे तेज कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी बृहस्पति जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सबसे तेज की बात की जा रही, सबसे अधिक तेज जो कक्षीय गति वाला ग्रह है वो आपका बृहस्पति हो जाएगा, या आप इसको दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि बृहस्पति का जो घूर्णन होता है वो सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे तेज होता है। ये अपने अक्ष पर घूर्णन जो है लगभग 10 घंटों में या 10 घंटों से थोड़े कम समय में ही जो है वो पूरा कर लेता है। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 12वां, कि निम्नलिखित कमलों में से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल जो है वो कौन सा है। चार ऑप्शन है, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल या राखी गढ़ी। आपको बताना है कि निम्नलिखित कमलों में से सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल जो है वो कौन सा है। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राखी गढ़ी जो है वो सही हो जाएगा। तो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल आपका जो है यही है। और बात करें इसकी स्थिति की, तो हिसार नाम का एक जिला है, हिसार जिले में सरस्वती जो नदी है उसके तट पर जो है ये स्थित है। तो आप डायरेक्ट हिसार जिला याद रख सकते हैं, या ज़्यादा डिटेल में भी जो है वो याद रख सकते हैं। और इसके बारे में एक ये भी बात मानी जाती है कि यही धारणा यहाँ पर पहले भी चलती थी, या कह सकते हैं अभी भी मानी जाती है कि इसी स्थल से जो सिंधु सभ्यता है वो पूरे उपमहाद्वीप में जो है वो फैली थी। अगला प्रश्न देखते हैं 13 की, ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के जो वन है वो कहलाते हैं। चार ऑप्शन है, कैंपोस, सेल्वास, पंपास या लानोस। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन यहाँ पर जो है वो पूछे गए हैं। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सेल्वास जो है वो सही हो जाएगा। और इन वनों की वनस्पति जो होती है वो सदैव हरी भरी रहती है, इसकी विशेषता के संबंध में भी आप याद रख सकते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 14, कि राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल के जो सदस्य हैं वो निम्नलिखित में से कौन है। विधानसभा और विधान परिषद के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, विधान परिषद के सदस्य या विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर डी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपके राज्यसभा जो सदस्य हैं उसके चुनाव में मतदान जो है वो कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 15, कि जेरूसलम स्थित है लेबनान में, इजराइल में, सीरिया में या दक्षिण अफ्रीका में। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि जेरूसलम कहाँ स्थित है। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इजराइल जो है वो सही हो जाएगा। और एक्चुअल में इजराइल जो है इसकी राजधानी भी है जेरूसलम। इजराइल के अलावा आपकी जो फिलिस्तीन है उसकी भी राजधानी जो है आपका यरूशलेम ही है, और विवादित भी कुछ देशों द्वारा जो है इसे माना जाता है। और फिलिस्तीन की दूसरी भी राजधानी रामल्लाह करके, RAMALLAH करके, परंतु उसके साथ साथ जेरूसलम भी इसकी राजधानी जो कि विवादित है, परंतु इजराइल की राजधानी जेरूसलम ही है। तो दोनों ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 16, की निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाया जाता है या पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं। चलिए बात करते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो आप अंटार्कटिका का जो वेदर है, वहाँ की जो भौगोलिक स्थितियाँ जानते हैं, अंटार्कटिका में ही जो है आप कह सकते हैं जो सरीसृप हैं वो नहीं पाए जाते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 17, की संविधान में 10वीं अनुसूची संबंधित है राजनीतिक दलों में दल बदल को प्रतिबंधित करने के लिए, भूमि अधिग्रहण के नियमों से, भूमि अधिग्रहण के नियम दूसरा ऑप्शन है, तीसरा कह रहा है मान्यता प्राप्त जो राष्ट्रीय भाषा है उसकी सूची से, और चौथा कह रहा है अनुसूचित जातियों एवं उससे संबंधित। आपको बताना है कि संविधान
में जो 10वीं अनुसूची है वो संबंधित है। इसके संबंध में पहले भी मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ इससे पहले वाले पार्ट में। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक दलों में दल बदल को प्रतिबंधित करने के लिए आपका जो है ये आपका सही हो जाएगा। सारी डिटेल इससे पहले जो पार्ट्स हैं उसमें मैं बता चुका हूँ, आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट कंप्लीट जो है उसमें देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 18 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण मॉडल की सबसे उपयुक्त भूमिका है। पहला कह रहा है कि ये शिक्षिका जो है या शिक्षकों जो है उसको अधिक बच्चों को पढ़ाने और उनके अधिगम के लिए अनुकूल माहौल बनाने की क्षमता का विकास में मदद करते हैं। ये एक अच्छा से जो छात्र शिक्षक संबंध है वो बनाने में मदद करते हैं, या ये शिक्षार्थियों को स्मरण रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, या ये छात्रों को तेजी से चीजें सीखने में मदद करते हैं। आपको बताना है कि कौन सा कथन शिक्षण मॉडल की सबसे उपयुक्त भूमिका है। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। पढ़ने मात्र से आपको समझ में आ रहा होगा कि पहला कथन बिल्कुल सही है कि ये शिक्षकों को अधिक बच्चों को पढ़ाने और उनके अधिगम के लिए अनुकूल माहौल बनाने की जो क्षमता है उसका विकास जो है उसमें जो है ये मदद करता है। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न डेली दोपहर 3 बजे प्रैक्टिस कराता रहूँ। चैनल पर नया आया हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा, और उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल से यदि आप नहीं ऐड है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, और उसके साथ साथ बालाजी स्टडी डेटा सर्च करके भी आप ऐड हो सकते हैं। बात कर लेते हैं अपने प्रश्न की कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक जो विज्ञान है उसको समझने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर फोकस किस पे किया गया है, नहीं होना चाहिए। पहला कह रहा है अवलोकन, दूसरा कह रहा है अमूर्त, तीसरा कह रहा है चित्रण, और चौथा कह रहा है पहचान। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो बात कर लेते हैं कौन सा नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी अमूर्त जो है वो बिल्कुल यहाँ पर गलत हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर तो उत्तर आपका अमूर्त होगा, परंतु जो प्रश्न पूछा गया था सामाजिक विज्ञान को समझने की जो प्रक्रिया उसका कौन सा हिस्सा नहीं होगा, तो अमूर्त आपका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो शिक्षण मॉडल है आपका सामाजिक विज्ञान के संबंध में यदि बात करें तो, या सामाजिक विज्ञान के समझने की प्रक्रिया की बात करें तो इसका जो हिस्सा होता है वो अमूर्त होगा। तो आपकी जो समझ होगी वो इतनी बेहतर नहीं बनेगी। सामाजिक विज्ञान की समझ या प्रेक्षण, चित्रण और पहचान इन सब पर होती है, वो स्वयं अनुभव करके जो बच्चा है वो सीखता है। तो इसलिए आपका अमूर्त जो है यहाँ पर नहीं होगा, बाकी आपके यहाँ पर सही है। चलिए अब अपना देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए गठित संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। यहाँ पर मैंने बहुत अच्छा प्रश्न दिया है आपके लिए, और पहला ऑप्शन ए कह रहा है प्रधानमंत्री, दूसरा कह रहा है आपसी सहमति से संबंधित राज्यों के राज्यपाल, तीसरा कह रहा है राष्ट्रपति, चौथा कह रहा है केंद्रीय गृह मंत्री। प्रश्न को एक बार फिर से समझिए कि 2 या अधिक राज्यों के लिए गठित जो संयुक्त लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में अवश्य बताइएगा, और इसका आंसर हम देखेंगे कल दोपहर 3 बजे इसके नेक्स्ट वाले जो है वो पार्ट में। तो इसी के साथ हमारे आज का पार्ट समाप्त होता है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।